नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें कई सारे विद्यार्थियों को कई सारे कन्फ्यूज़न होते हैं और वो यह पता नहीं लगा पाते हैं कि भाई कौन सा शब्द एक वचन है तो इसका बहुवचन किस तरीके से बनाया जाएगा। और एग्जाम में ये कई सारे क्वेश्चन आते हैं कि इसका जो एक शब्द आपको दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि भाई ये जो शब्द लिखा हुआ है इसका एक वचन से बहुवचन क्या होगा, या फिर आपसे कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई एक शब्द लिखा होगा जिसमें आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपको पता लगाना होगा कि यह इसका बहुवचन क्या होगा। इसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन चलते हैं, लेकिन अपन बहुत कम रूल रेगुलेशन में और ट्रिक के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये बहुवचन और एक वचन होते क्या है और किस तरीके से जो एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। आई बात समझ में। और इसके पहले अपन ने जो टॉपिक कंप्लीट किया है वो अपन ने किया है संधि का टॉपिक कंप्लीट किया है, और उसके बाद अगर अपन ने देखा है कि इसके बाद जो है संधि के बाद अपन एक जो टॉपिक पढ़ रहे हैं एक वचन और बहुवचन वाला, है ना। और ये जो टॉपिक है इससे कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, है ना। आप बस मेरे साथ बने रहना और बहुत ही आसान और इजी तरीके से मैं आप लोगों को ये सारी चीजें समझाऊंगा। अब देखो, बोर्ड पर मैंने लिख रखा हुआ है कि भाई एक वचन और बहुवचन। तो एक्चुअली में एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। और देखो, इसके अंतर्गत हिंदी के अंतर्गत 2 तरीके के वचन होते हैं और एक वचन होता है, एक बहुवचन होता है। अब इसके आगे आप लगा लो एक और इसके आगे आप लगा लो अनेक। आई बात समझ में। अब भाई जो एक होगा वो एक वचन होगा और जो बहुत सारे होंगे वो बहुवचन हो जाएंगे, मतलब कि अनेक हो जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, आपके बहुवचन कहलाएंगे। ये सीधा सीधा फंडा मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वचन के अंतर्गत जो एक होगा वो एक वचन कहलाएगा और जो बहुत सारे हो जाएंगे भाई क्या कहलाएंगे, आपके बहुवचन कहलाएंगे। आई बात समझ में। अब देखो, ये अपन ने चीजें देख ली हैं एक वचन और बहुवचन के अंतर्गत, ठीक है। अब देखो, अपन रूल के अकॉर्डिंग इसको पढ़ेंगे और ट्रिक के हिसाब से भी अपन इसको पढ़ेंगे, लेकिन अपन को रूल को पहला बहुत अच्छी तरीके से प्रेफरेंस देना है, क्योंकि ये एग्जाम में आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब अपन बात करते हैं किस चीज की। सबसे पहला वाला जो रूल है मैंने एकदम बहुत ही शॉर्ट करके आप लोगों को लिखा हुआ है, जिससे आपके दिमाग में इसकी तस्वीर एकदम से छप जाए। क्या हो जाए, एकदम से छप जाए, आपको रूल याद करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैंने उसको एक बहुत ही छोटे से डिब्बे में लिख रखा हुआ है। आप देखेंगे मैंने यहां पर लिखा हुआ है आ और ए। तो इसका मतलब यह है कि आपके जितने भी शब्द जो आकारांत होंगे उनको आकारांत पुल्लिंग, देखो अब यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, आकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द लिखा हुआ है। तो जितने भी आपके आकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे उनका मतलब यह है कि उनका बहुवचन बनाने के लिए आपको उसमें ए लगाना है। अब आप लोगों को यही नहीं पता होगा कि भाई आकारांत क्या होता है। भाई आकारांत और इकारांत ये दोनों बता देता हूं, उकारांत भी बता देता हूं। भाई जिन शब्दों का अंत आपका आ से होता है, वह आ से होता है, तो वे क्या कहलाते हैं, आपके आकारांत शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैंने लिख दिया हुआ लड़का, तो भाई ये इसका जो प्रोनाउंसिएशन है सबसे लास्ट में आ रहा है, मतलब कि शब्दों के अंत में आ रहा है, तो ये आकारांत हो जाएंगे। जैसे कि अगर यहां पर मैंने लिख दिया है कि भाई अगर अपन बात करें, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया है लड़की, तो भाई ये जो है आपका ई से खत्म हो रहा है, तो ये ये शब्द क्या हो जाएंगे, आपके ईकारांत हो जाएंगे। अगर मैं यहां पर लिख दूं भालू लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका उकारांत हो जाएगा, है ना। तो जिन शब्दों के अंत में आपको आ या आ देखने को मिलेगा वह आकारांत हो जाएंगे, जिन शब्दों के अंत में आपको ई या ई देखने को मिलेगी वो ईकारांत हो जाएंगे, और जिन शब्दों के अंत में आपको छोटा ऊ या बड़ा ऊ देखने को मिलेगा वह उकारांत हो जाएंगे, और जिन शब्दों के अंत में आपको ओ देखने को मिलेगा वह ओकारांत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे। तो ये थी आपकी सारी जो है डिटेल जो मैंने आप लोगों को समझाई। अब इसी के माध्यम से आप लोगों को ये चैप्टर करने में बहुत आसानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बहुत आसानी हो जाएगी। और इसके पहले मैंने आपको लिंग निर्धारण करने वाला एक जो है टॉपिक पढ़ाया था। अगर आप लोगों को आपने वो वीडियो देखा है तो आपको इस चैप्टर में 50% चीजें बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी, है ना। और अपन 100% किस तरीके से पढ़ेंगे वो भी अपन समझेंगे। अब देखो, मैंने आप लोगों से क्या किया कि भाई एक तो आकारांत पता होना चाहिए, आपको ईकारांत पता होना चाहिए, उसके बाद ही अपन रूल्स को चालू करेंगे। तो मैंने आप लोगों को बता दिया जिनके लास्ट में आ निकलेगा वो आकारांत, ई निकलेगा इकारांत, और ऊ निकलेगा उकारांत, और ओ निकलेगा तो ओकारांत। अब हमारा रूल नंबर ये पहला हमारा ये कहता है कि जिस भी किसी पुल्लिंग संज्ञा, अब पुल्लिंग तो पता है ना आपको, पुल्लिंग स्त्रीलिंग मैंने पढ़ाया था कि भाई कौन पुल्लिंग होता है और कौन स्त्रीलिंग होता है, जिसके अंतर्गत मैंने कई सारे रूल रेगुलेशन और ट्रिक बताई थी। आई बात समझ में। अब देखो, रूल नंबर हमारा एक ये कहता है कि भाई जिस भी किसी पुल्लिंग के अंतर्गत पुल्लिंग संज्ञा, ठीक है, पुल्लिंग संज्ञा के अंतर्गत आ देखने को मिलेगा, जो आकारांत होगा उनका आपको बहुवचन बनाने के लिए उसमें
ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए। देखो अब किससे लिखा हुआ है, अपन को पुल्लिंग शब्द देखना है, पुल्लिंग संज्ञा देखने। लड़का होता है पुल्लिंग होती है, चीता होता है पुल्लिंग होते हैं, कपड़ा होता है पुल्लिंग है, मटका होता है पुल्लिंग है, गधा होता है पुल्लिंग है, टेबल आपका टेबल तो होती है। आई बात समझ में? टेबल तो होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें पन्ना होता है तो पन्ने हो जाएंगे। अब देखो जिसमें भी सब आपके जो वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पर, देखो जैसे लड़का तो लड़के हो जाएंगे, चीता तो चीते हो जाएंगे, कपड़ा तो कपड़े हो जाएंगे, कड़ा तो कड़े हो जाएंगे, गधा तो गधे हो जाएंगे, मटका तो मटके हो जाएंगे, पन्ना तो पन्ने हो जाएंगे। मतलब कि जितने भी आपके आकारांत पुल्लिंग संज्ञा हैं उनके पीछे ए लगाना है आपको। क्या लगाना है? ए लगाना है। आई बात समझ में? तो मैंने क्या बताया भाई, जो भी आकारांत पुल्लिंग संज्ञा होगी उनके पीछे आपको आ या आ देखने को मिलेगा। आकारांत पुल्लिंग संज्ञा को बहुवचन बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? उसके पीछे ए लगाना पड़ेगा। और क्वेश्चन से भी तो आपको इसी तरीके से आएंगे कि भाई लड़के का पुल्लिंग जो है, लड़के का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो आप आकारांत देखोगे तो लड़के बता दोगे, चीते का चीते बता दोगे, पन्ने का पन्ने, मटका का मटके बना दोगे। तो भाई ये सारी जो क्वेश्चन तो आपको एग्जामिनर पूछेगा, एग्जाम में आते हैं। अब देखो रूल नंबर 1 के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे भाई आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा। अब आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा के अंतर्गत अपन अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या होगा? आपको आ या आ देखने को मिलेगा और उसके बाद अपन को आ को किस में परिवर्तित करना है? ए में परिवर्तित करना है या ए में परिवर्तित करना है। देखो किस तरीके से परिवर्तित करना है। अब देखना, लेकिन ये स्त्रीलिंग संज्ञा होगी, स्त्रीलिंग आकारांत संज्ञा होगी। देखो रात होती है, माला होती है, महिला होती है, बोतल होती है, किताब होती है, माता होती है। तो ये सब स्त्रीलिंग आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाएं, इनको किस तरीके से परिवर्तित करना है आपको। देखो जैसे मैंने यहाँ पर लिखी तो रात, तो आप छोटा आ देखने को मिल रहा है तो अपन ए से परिवर्तित कर देंगे तो रात का क्या हो जाएंगे? रातें। माला आ देखने को मिल रहा है, जिसमें भी बड़ा आ देखने को मिल रहा है उसमें चंद्र बिंदु वाला ए लगा देना, तो ये क्या हो जाएगा आपका? माला। महिला महिलाएं, माता माताएं, बोतल बोतलें, रात तो रातें। देखो रात में छोटा आ है तो ए लगा दिया अपन ने, उसकी मात्रा चढ़ा दी। किताब तो किताबें। तो भाई रूल नंबर हमारा 1 ये कहता है कि अगर भाई आपका आकारांत पुल्लिंग होगा, आकारांत पुल्लिंग होगा तो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें ए से रिप्लेस करेंगे, उसको बदलेंगे, उसका बहुवचन बनाएंगे। अगर आकारांत स्त्रीलिंग होती है आया आ, तो उसमें अपन क्या करेंगे कि भाई उसके अंतर्गत अपन उसको क्या कर सकते हैं कि भाई स्त्रीलिंग जो है आपका बहुवचन में, सॉरी जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग पिछले वाले टॉपिक का चल रहा है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई आकारांत स्त्रीलिंग में आपका हमेशा क्या रहेगा कि भाई आपको ए लगाना है या ए लगाना है। अब देखो यहाँ पर देखो मैंने आप लोगों को बताया ना, स्त्रीलिंग में रात का रातें, माला का मालाएं, महिला का महिलाएं, है ना, ये सब स्त्रीलिंग है ना। आपकी किताब का किताबें, बोतल का बोतलें, तो इसमें क्या हो जाएगा? आपको जो है स्त्री जो है आपका बहुवचन इसके अंतर्गत बनाना है। तो ये है आपका रूल नंबर 1। आई बात समझ में? ये था आपका रूल नंबर 1। अब अपन चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना तो ले लो, अन्यथा अपन इसको मिटा देते हैं ना। और ये जो अभी अपन जो पढ़ रहे हैं ये निर्विभक्ति मतलब कि बिना विभक्ति वाले शब्द पढ़ रहे हैं, जो बिना विभक्ति के साथ क्या होंगे? आपके उपयोग किए जाएंगे, प्रयोग किए जाएंगे। अब देखो कुछ महानुभावों का ऐसा कहना है कि भाई जो है, जैसे अगर मैंने लिख दिया कि कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनके अंतर्गत कोई रूल रेगुलेशन नहीं चाहते हैं, जिनका बहुवचन नहीं होता है, ठीक है, जिनका किसी का एक वचन नहीं होता, कुछ एक वचन के अंतर्गत ही आते हैं और कुछ नित्य बहुवचन के अंतर्गत आते हैं जिनका एक वचन नहीं होता है। आई बात समझ में? जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर मैंने लिख दिया है दिन, तो अब कोई पूछेगा मेरे से कि भाई दिन क्या होते हैं? दिन पे भाई एक वचन होता है या दिन तो भाई बहुवचन भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो भाई जैसे दिन लिखा हुआ है तो दिन को आप क्या करेंगे? एक वचन के अंतर्गत भाई एक दिन होता है ना। अब अगर मैं इससे पूछूं किसी से तो लोग कहेंगे भाई इसका तो बहुवचन दिनों हो जाएगा, दिनों हो जाएगा ना। तो आई बात समझ में? तो ये इसका जो बहुवचन है वो दिनों, तो एकदम गलत ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? दिनों को बहुवचन नहीं होता है मेरे दोस्त। अगर अपन क्या पढ़ रहे हैं? निर्विभक्ति। अब ये बिना विभक्ति के लिखा हुआ है। अगर आपसे मैं ये कहूं, आपसे अगर मैं ये कहूं कि आपने 10 दिनों से कोई पढ़ाई नहीं की, अब तो भगवान ही जानता है आपने की या नहीं की, मेरे को नहीं पता। देखो मैंने आपसे क्या कहा है कि भाई निर्विभक्ति। अब विभक्ति के साथ में इसका प्रयोग देखना,
तब इसका बहुवचन किस तरीके से बनेगा। सविभक्ति, इसका परिवर्तन, इसका प्रयोग देखना। सविभक्ति बताता हूं, ये निर्विभक्ति है, इसके साथ में कोई विभक्ति नहीं जुड़ी। अब विभक्ति तो पता है ना क्या होती है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, की के, तो ने, का, की, के, और उसके बाद पर, ऊपर, ये अगर इससे अगर ये विभक्तियां इनके साथ जुड़ी हैं तो ये सविभक्ति वाले क्या हो जाएंगे, बहुवचन हो जाएंगे। आई बात समझ में। जैसे कि अगर बात करूं, ये तो क्या आपका एक वचन, अब इसका किस तरीके से अगर अपन प्रयोग कर लें, सविभक्ति अगर इसका प्रयोग कर लें तो किस तरीके से देखने को मिलेगा कि आपने 10 दिनों से, तो अब दिनों, दिनों के बाद में विभक्ति लगी हुई है, दिनों से पढ़ाई नहीं की। तो भाई ये सविभक्ति वाला क्या हो जाएगा आपका, सविभक्ति वाला क्या हो जाएगा आपका, बहुवचन हो जाएगा। अभी अपन निर्विभक्ति वाला देखें, और एग्जाम में भी वही आता है। आई बात समझ में, कौन सा निर्विभक्ति वाला आपसे पूछेगा। अगर सविभक्ति वाला अगर प्रयोग के आधार पर पूछ लेगा तो फिर आप समझ जाना कि किस तरीके से उसके अंतर्गत क्या पूछा है आपसे, है ना। अब देखो, और कुछ शब्द आपसे ऐसे पूछेगा, मेरी बात सुनो, कुछ शब्द आपसे ऐसे पूछेगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक वचन है या बहुवचन है। अब जैसे अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर 50 तोला, 50 तोला सोना, है ना, 50 तोला सोना, या 56 इंच का सीना, या 56 इंच का सीना, या फिर वो राहुल गांधी से आप वो 49 बोलते नहीं बनता ना, जैसे 49 किलो गेहूं, या 16 का डोला, या 46 की छाती, या 56 इंच का सीना। जैसे लिख दिया कि भाई 50 टुकड़ों का सेट, है ना, ऐसे लिख दिया तो कैसे पता लगाओगे, कैसे अंदाजा लगाओगे आप लोग। अगर मैंने लिख दिया पिताजी, अगर यहां पर मैंने लिख दिया पिताजी, भाई तो पिताजी किसके अंतर्गत आएंगे, भाई सबके पिताजी रहते हैं लेकिन होते तो एक ही है ना, एक होते हैं, तो एक वचन के अंतर्गत आएंगे क्या ये, जी नहीं आएंगे मेरे दोस्त। और ये 50 तोला, 50 तोला सोना, 50 तोला सोना, ये किसके अंतर्गत आएगा, जैसे 56 इंच का सीना, भाई सीना तो एक ही होता है ना मेरे दोस्त। या 50 बीघा जमीन, तो जमीन तो एक ही है। या 15 बीघा खेत, तो खेत तो एक ही है ना। तो ये एक वचन के अंतर्गत आएंगे मेरे दोस्त, किसके अंतर्गत आएंगे, ये एक वचन के अंतर्गत आएंगे, और पिताजी आएंगे आपके बहुवचन के अंतर्गत। और ये जो मैं नियम आप लोगों को बताऊंगा उसके अंतर्गत ये सारी चीजें बताऊंगा जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की है ना। अब देखो अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 1 हमने देख लिया है, रूल नंबर हम 2 देखेंगे। अब रूल नंबर हमारा 2 ये कहता है कि जितने भी आपके आदर सूचक, जितने भी आपके आदर सूचक जो है आपके शब्द होते हैं, देखो दोस्त रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है, देखना रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 हमारे जितने भी आदर सूचक शब्द होते हैं, आदर सूचक शब्द होते हैं, वे सब किसके अंतर्गत आते हैं, आपके बहुवचन, है ना, किसके अंतर्गत आते हैं, आपके बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। देखना मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे पिताजी ने आपको डंडे से मार रहे हैं, पिताजी आपको डंडे से मार रहे हैं। अपन ऐसा तो नहीं बोलते ना, पिताजी हमको डंडे से मार रहा है। कभी खाए हैं पिताजी के हाथ के डंडे खाए हैं? तो आपने दोस्त से जाके क्या बोला था कर घर पे, अरे यार पापा ने बहुत मारा मेरे को कल, बहुत, है ना, ऐसे बोलते हो ना जाके। तो पिताजी मार रहे हैं, आप बचाने के लिए मम्मी से बोलते हो ना कि अरे पापा बहुत मार रहे हैं, अरे चाचा मुझे बचा लो, पापा बहुत मार रहे हैं, पिताजी बहुत मार रहे हैं। तो आदर सूचक शब्द पिताजी बहुत मार रहे हैं, तो पिताजी क्या है, आपका आदर सूचक शब्द है, पिताजी आपका आदर सूचक शब्द है।
जैसे कि मैंने कहा कि महात्मा बुद्ध बहुत महान थे, आदर सूचक हैं, आदर कर रहे हैं हम, आदर सूचक शब्द हैं। जैसे जैसे नेक्स्ट अगर अपन बात करें, जैसे चाचा जी कल कलकत्ता जाएंगे, तो भाई चाचा जी कलकत्ता जाएंगे, तो मेरी बात सुनिए, इसमें आदर सूचक शब्द है, आई बात समझ में। जैसे कि माता जी ने आपके मार मार कर गाल लाल कर दिए, माता जी आदर सूचक शब्द हैं, चाचा जी आदर सूचक शब्द है। अगर महात्मा बुद्ध महान थे या गौतम बुद्ध बहुत महान थे, ठीक है, तो थे आ रहा है ना, था तो नहीं आ रहा है ना, थे आ रहा है ना बाद में, तो थे, है ना। पिताजी आ रहे हैं, माताजी जा रही हैं, तो माताजी पिताजी जितने भी आपके आदर सूचक शब्द हो जाएंगे वह क्या कहलाएंगे, आपके जो है बहुवचन के अंतर्गत आएंगे। आई बात समझ में। अब अगर आदर सूचक कोई भी शब्द आता है तो आप इसको बहुवचन के अंतर्गत रखेंगे। आई बात समझ में। तो ये था आपका रूल नंबर 2। अब अपन बात करते हैं रूल नंबर 3 की, और रूल नंबर 3 जो है हमारा व्यापम का सबसे फेवरेट है और सबसे एक्सेप्शनल। रूल नंबर 3 को मैं सबसे एक्सेप्शनल कैटेगरी के अंतर्गत रखता हूँ, क्योंकि इसीलिए रखता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। क्योंकि हम कई शब्दों को क्या करते हैं कि एक वचन से बहुवचन में तो परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसे शब्दों को भूल जाते हैं जिनका कभी एक वचन जो होते हैं वो तो सिर्फ एक वचन में ही होते हैं, उनका कभी बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बहुवचन ही होते हैं जिनका एक वचन नहीं बनाया जा सकता, और जो एक वचन ही होते हैं जिनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए एक्सेप्शनल केस में वो क्या करते हैं कि आपको क्या करते हैं कि वो उस शब्द को पूछते हैं और पूछने के बाद उसका कुछ गलत आप लोगों को बहुवचन बना के दे देते हैं, जिसमें कि क्या करते हैं आप बच्चे उसको टिक करके आ जाते हैं। क्या करते हैं, बच्चे उसको टिक करके आ जाते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ, मेरा अनुभव ही यही है ना। मैं आपको इसीलिए चीज़ों पर फोकस करता हूँ कि एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन पूछे वो आपको पहले फोकस करता हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में और दिलों में वो उसकी तस्वीर छप जाए। आई बस समझ में, और आपको याद रहे। अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो अपन डिस्कस करेंगे, और जो 1 नंबर का आपका हर एक एग्जाम में कभी ना कभी तो आता ही रहता है भाई, इसलिए आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको रूल नंबर 3 को बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि ये एक्सेप्शनल चीजें हैं। अब देखो मैंने क्या लिखा हुआ रूल नंबर 3 में, देखो कुछ शब्द आपके नित्य बहुवचन ही होते हैं, मतलब ये बहुवचन ही होते हैं, इनका एक वचन नहीं होता। आई बात समझ में। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्राण, तो प्राण होते हैं, प्राण होते हैं, प्राण का कोई एक वचन नहीं है। जैसे दम, दाम होते हैं, होश, होश, दर्शन होते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं। उसके बाद बात करूं केश, तो केश हमेशा आपका जो है बहुवचन, नित्य बहुवचन ही है। आई बात समझ में। बहुत सारे होते हैं केस, ना कि एक होता है। बाल बहुत सारे होते हैं आपके। समाचार, समाचार होते हैं, टीवी पर आते हैं। लोग होते हैं, अनेक, अनेक से तो पता ही चल रहा है कि ये बहुवचन ही है, इसका एक वचन होता ही नहीं है। आई बात समझ में। तो आपसे अब वो क्या करेगा, जैसे कि आपसे पूछेगा प्राण क्या है, तो प्राण को आपको बताना पड़ेगा कि प्राण बहुवचन है। अब वो आपसे पूछ लेगा प्राण का बहुवचन क्या होता है, तो प्राण का बहुवचन क्या होता है वो आपसे क्या लिखेगा, प्राणों कोई ऑप्शन दे देगा, या कोई प्राणों के हिसाब से कोई भी दूसरी चीज का ऑप्शन दे देगा जो इससे प्राण से मिलता जुलता होगा। और बच्चों को पता नहीं रहता है कि ये नित्य बहुवचन है। आई बात समझ में। बच्चों को पता नहीं रहता है कि ये नित्य बहुवचन है, लेकिन ऐसे शब्दों को आपको याद कर लेना है, आपकी डायरी में नोट कर लेना है, नोट्स बना लेना है, क्योंकि क्वेश्चन 99% व्यापम यहीं से पूछता है, और हर एक एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं वो 99% रूल नंबर 3 को फॉलो करते ही आते हैं। इसलिए रूल नंबर 3 आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लो। जो मैं बता रहा हूँ उन शब्दों को लिख लो, नोट डाउन कर लो और याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा आप एग्जाम दे के आओगे तो यहीं से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्राण, दाम, होश, दर्शन, प्राण, दाम, होश, दर्शन, हस्ताक्षर, रोंगटे, केश, भाग्य, समाचार, लोग, अनेक, नेत्र और कान, ये सब के सब आपके नित्य बहुवचन हैं। इनका अगर आपको एग्जामिनर बहुवचन से मैं एक वचन बना के दे, कुछ भी करके दे, तो कुछ मत लगा के आना, हमको पता है ये बहुवचन की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, इसका कोई एक वचन नहीं होता। अगर अपन बात करते हैं नित्य एक वचन की, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नित्य एक वचन ही होते हैं, और सबसे ज्यादा जो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है वो आता है आपका प्रत्येक, हर एक, प्रत्येक, हर एक, ये अधिकतर बार एग्जाम में पूछे हैं। और ये क्या होते हैं, नित्य आपके एक वचन होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं, आपके नित्य एक वचन होते हैं। जैसे जनता, जनता, एक बात बताऊं, जनता भाई आपकी एक वचन है, जनता एक वचन है, भीड़ एक वचन है, पुलिस एक वचन है ना। आई बात समझ में। अब ऐसा मत कर देना कि जनता, एक बात बताऊं, जनता में बहुत सारी चीजों के, जैसे जनता कई लोगों की भीड़, भीड़ को कहते हैं अपन जनता,
आई बात समझ में? तो आप उसको क्या कर दोगे कि बहुवचन में लगा दोगे कि ये बहुवचन है। इसको बहुवचन में लगा के मत आना। जैसे भीड़, भीड़ भी बहुत सारे लोगों की एक समूह होता है, तो उसमें भी आपका करना उसको बहुवचन में लगा के मत आना, जबकि भीड़ भी एक वचन ही है। पुलिस आपकी एक वचन ही है। प्रत्येक और हर एक ये एक वचन के अंतर्गत आते हैं आपके। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत अधिक मात्रा में पूछा जाता है। आप इन चीज़ों को याद कर लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो ये क्या था आपका रूल नंबर 3। आइए अब बात करते हैं अपन रूल नंबर 4 की और रूल नंबर 5 की। देखो रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है कि भाई जितनी भी आपकी जो है समूहवाचक संज्ञा होंगी, कितनी की जितनी भी आपकी समूहवाचक संज्ञा होंगी, वे सबके सब आपकी क्या कहलाएंगी, देखो एक वचन में आती हैं। अभी अपन इसके पहले भी रूल नंबर जब 4 की, अब रूल नंबर 3 की अगर अपन ने बात की तो उसमें भी जो नित्य बहुवचन है, जैसे कि अगर अपन बात करें जो नित्य बहुवचन थे वो जैसे जनता, भीड़ की बात करी, वो सब भी किसके अंतर्गत आ रहे थे, एक वचन के अंतर्गत। लेकिन समूहवाचक संज्ञा की अगर अपन बात करें तो वो किसके अंतर्गत आएंगी, वो भी आपके एक वचन के अंतर्गत आएंगी। जैसे कि गुच्छा, जैसे मैंने लिखा था चाबियों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा एक वचन के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने लिखा था आप लोगों से 50 तोला सोना, जैसे कि अगर मैंने बात की भाई 50 बीघा जमीन, तो 50 बीघा जमीन, लेकिन जमीन तो एक है, खेत तो एक ही है ना वो। जैसे कि भाई 15 बीघा खेत, तो 15 बीघा खेत। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया 5000 के नोट, 5000 का नोट, तो भाई नोट तो एक ही है ना, या 2000 का नोट, तो नोट तो एक ही है ना। उसके बाद अगर अपन बात करूं 500 का नोट, तो 500 का नोट तो एक ही है ना। तो भाई जो समूहवाचक संज्ञाएं जो होंगी वो किसके अंतर्गत आएंगी, एक वचन के अंतर्गत आएंगी। इसको बहुवचन में मत लगा के आ जाना। आई बात समझ में? अगर आपके सामने लिखा हुआ है भाई 15 बीघा खेत या 50 तोला सोना, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, आपके जो है एक वचन के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि चाबियों का गुच्छा, तो चाबियों का गुच्छा जो है आपका किसके अंतर्गत आता है, एक वचन के अंतर्गत आएगा, चाबी का गुच्छा, है ना। जैसे भीड़, भीड़ जाएगी आपकी एक वचन के अंतर्गत। कक्षा समूहवाचक के अंतर्गत आती है, एक वचन के अंतर्गत आएगी। सभा एक वचन के अंतर्गत, और सोना एक वचन के अंतर्गत आएगी। तो समूहवाचक जो संज्ञा है वो एक वचन के अंतर्गत आती है। आई बात समझ में? इसको भी याद रखना। अब बात करते हैं रूल नंबर 5 की। अब देखो रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है कि जिन शब्दों के पीछे दल लगा हो, लोग लगा हो, वर्ग लगा हो, गण लगा हो, और उसके बाद अगर अपन बात करें वर्ग लगा हो, तो ये सारे के सारे शब्द आपके बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। क्या किसके अंतर्गत आते हैं, बहुवचन के अंदर। जैसे जिन शब्दों के पीछे दल लगा हो, लोग लगा हो, वृंद लगा हो, जने लगा हो, वर्ग लगा हो, वो सब बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। अब देखना, जैसे कि अमीर लोग, गरीब लोग, गुरुजन, भक्तजन, युवा वर्ग, शिक्षक गण, शिक्षक लोग, प्रजा वर्ग, श्रेष्ठ जन, है ना, प्राणी लोग, मनुष्य लोग, शिक्षक लोग, है ना, प्रजा वर्ग, जनता वर्ग। तो ये जितने भी जिनके पीछे, जिन शब्दों के पीछे आपको ये जो चीजें, आपको ये जो शब्द देखने को मिलेंगे, जैसे जनता दल, दल लगा हुआ है, ठीक है, लोग जन, प्राणी जन, भक्तजन, संत जन, शिक्षक लोग, तो जिन भी शब्दों को पीछे ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे वे सारे किसके अंतर्गत आएंगे, आपके रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग वो बहुवचन के अंतर्गत आएंगे। आई बात समझ में? किसके अंतर्गत आएंगे भाई, रूल नंबर 5 में जो है आपके बहुवचन के अंतर्गत आएंगे। तो ये था आपका रूल नंबर 5 और ये था रूल नंबर 4। दो रूल अभी हमने देखे। अब बात करते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो रूल नंबर हमारा 6 क्या कहता है। देखो अब रूल नंबर हमारा 6 ये कहता है कि जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञा हैं वो एक वचन के अंतर्गत आएंगी। किसके अंतर्गत आएंगी, आपकी एक वचन के अंतर्गत आएंगी। आई बात समझे? जैसे पानी हुआ, दूध हुआ, दही और सोना हुआ, जो तो जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञा है वो किसके अंतर्गत आएंगी, आपकी एक वचन के अंतर्गत आएंगी। अब अपन बात करते हैं अगले रूल की। अब देखो जिस भी किसी शब्द के अंतर्गत जो ई या ईकारांत से समाप्त होगा, ई या ईकारांत से समाप्त होगा, वह क्या कहलाएंगी, आपकी जो है यहाँ लगाकर उसको हम क्या करेंगे, उसका बहुवचन बना सकते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें, जहाँ पर लिखा हुआ है नाली, अब इसमें बड़ी की मात्रा लगी हुई है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है ऑप्शन में जब भी आपको ये क्वेश्चन आता है ईकारांत वाला, तो यहाँ लगाकर उसका बहुवचन बना देना है। और ऑप्शन में वो आपको कैसा लिख के देगा, ऑप्शन में वो आपको इस तरीके का लिख के देगा, नालियाँ। तो इस तरीके से अगर वो लिख के देगा तो इसको मत लगाना। आई बात समझ? जब भी आपको बड़ी ई देखने को मिलेगी, क्या लिखेगी, बड़ी ई देखने को मिलेगी, तो वह किस तरीके से परिवर्तित हो जाएगी, वह बड़े से छोटे में परिवर्तित हो जाएगी और उसके आगे यहाँ लग जाएगा। आई बात समझ? क्या लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। जैसे टोपी हो गई तो टोपियाँ हो जाएगी, जैसे कुर्सी हो गई तो कुर्सी हो जाएगी। कुर्सी में जैसे यह कुर्सी लिखी हुई है, जैसे कुर्सी लिखी हुई है तो बड़ी की मात्रा लगी हुई है, तो ये किस तरीके से बन जाएगी, आपकी कुर्सियाँ। आई बात समझ? जैसे प्रति लिखी हुई है तो प्रतियां हो जाएगी। अब जिसमें भी छोटी की मात्रा लगी होगी भाई, जिसमें भी छोटी की मात्रा लगेगी उसमें छोटी की मात्रा ही लगेगी, और वो एज इट इज यहाँ करके आप उसको क्या कर देंगे, उसका बहुवचन बना देंगे। आई बात समझ में? तो ये था आपका रूल नंबर 6
और रूल नंबर 7, रूल नंबर 8। देखो रूल नंबर 8 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर हमारा 8 ये कहता है जिस भी किसी शब्द के पीछे आपको या देखने को मिलेगा, बड़ा या देखने को मिलेगा, तो उसमें हम उसका बहुवचन किस तरीके से बनाएंगे, उसमें हम ये करेंगे कि या जो है उसको हम किस में परिवर्तित कर देंगे, चंद्र बिंदु वाले या में परिवर्तित कर देंगे। कहने का मतलब है कि उसके ऊपर हम क्या कर देंगे, चंद्र बिंदु लगा देंगे तो उसका बहुवचन बन जाएगा। जैसे कि अगर अपन बात करें लुटिया लिखिए तो लुटिया में क्या कर दिया हमने, चंद्र बिंदु लगा दी तो उसका बहुवचन क्या बन गया, लुटिया बन गया। गुड़िया लिखा हुआ तो इसके ऊपर हमने चंद्र बिंदु लगा दी तो क्या बन गया आपका, गुड़िया बच गया। जैसे कि पुड़िया लिखा हुआ है तो उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, चंद्र बिंदु लगा दी तो ये क्या हो गया आपका, इसका बहुवचन बन गया। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हमने जो है वचनों के बारे में बात की और इसमें हमने कम से कम 8 से 9 रूल देखे हैं और इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। और एग्जाम की दृष्टि से जो बच्चे गलत करते हैं, गलतियां करते हैं, है ना, तो वो चीज़ें भी मैंने आप लोगों को समझा दी है कि भाई बहुवचन बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, नित्य बहुवचन क्या होते हैं, नित्य एक वचन क्या होते हैं, है ना। तो अगर हमसे अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप ज़रूर से ज़रूर उसको बनना चाहिए, है ना। अपन ने बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी हैं और पूरा टॉपिक अपन ने बहुत ही कम समय में कंप्लीट कर लिया है। और दावे के साथ कहता हूं कि अगर कोई भी एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप उसको 100% बना लोगे। आई बात समझ में। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, जो है आपका कमेंट करें और शेयर करें। और संपूर्ण अकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।